आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक जाहिल इस झारखंड की रहनुमाई करे तो वह ये चाहेगा पूरा झारखंड उसी की तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बहरम बने। कर गए इसमें नसीरुद्दीन की आत्मा कहां से आ गई? एक्चुअल में हम वेट कर रहे थे कि जिस तरह से गुस्सा, जिस तरह से आग ऐसे मन में इनके धधक रही थी, वो झारखंड वाले मुद्दे पे शांत क्यों हो गई? झारखंड के मुद्दे पर इस तरह से चेतावनी, सब याद रखा जाएगा। हेमंत सोरेन आया नहीं, वो ऋचा चड्डा, जंजी नहीं, और कई लिबरल एक्टर्स अपने आप को, वो जो तख्ती गैंग था, सारे तो आ रहे थे वहां पे जंजी के लिए। झारखंड का जंजी नहीं है, है? वहां अच्छा, भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे। ओहो, अच्छा, इसीलिए कर्नाटका के लिए भी वीडियो नहीं आई। अच्छा, केरला के लिए भी नहीं। अच्छा, पंजाब पे जो लड़ चला उसके लिए भी नहीं। नहीं नहीं, नहीं वहां याद नहीं रखा जाता। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह साहब, चलो ये तो मजाक था, ये डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है। मेरी वीडियो आप तक मेरे भाई पहुंचा ही देंगे। आज हम कहते थे आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, हो सकता है बड़े बड़े आपके मूवीज भी देखी, आपका अभिनय भी देखा, मगर आप अच्छे नागरिक नहीं हैं। आप अच्छे नागरिक नहीं बन सके। इस देश ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और आज शायद इसी मुकाम पर आज पहुंचाने वाली शायद जनता ही है। मगर आपने उनकी भावनाओं से उससे दरकिनारा कर कर मजहबी जो आइडियोलॉजी को आगे रखकर और जो उस एजेंडे को जो भारत को बांटता है, जो भारत में ये कोशिश करता है कि किसी तरह से भारत को अस्थिर किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। इससे पहले हम देखते थे कि आतंकवादी हमारे घर पे घुसकर आते थे, तब आपको चलता था, तब आपको भारत इतना इंटॉलरेंट लगता था। बार बार बम ब्लास्ट, बार बार आतंकवादी हमले, दंगे, कश्मीरियों का नरसंहार। आप तो उस वक्त फेमस एक्टर थे 90s के टाइम पर, सरकारें थी उस वक्त, आज भी उनकी सरकारें हैं, उनके लिए प्रश्न नहीं। वो जो उत्तर प्रदेश में 3000 दंगे यूपीए काल में अगर होते हैं, वो आज विपक्ष में बैठे हैं, कई राज्यों में सरकार है, उनसे सवाल जीरो, उनसे सवाल ना आपने उस वक्त पूछा, हिम्मत नहीं थी। आज मजहबी एजेंडा लेकर जो आप चल रहे हैं, और ये न्यूट्रल होने की आपकी जो सो कॉल्ड आपका प्रयास रहता है ना, वो एक्सपोज हो चुका है। झारखंड पे चुप्पी, आपके पूरे तख्ती गैंग की चुप्पी जो है ना, ये साबित कर रहा है कि आप भारत को नेपाल बनाने वाला जो एक षड्यंत्र रचा था, आप उसका एक एक्टिव जो है, आप उसके मेंबर थे, आप उसके सदस्य हैं। हर बार आपने प्रवोक किया, छात्रों को उकसाया, आपने लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र एक नहीं है, सिंगल वे नहीं है। लोकतंत्र था, है और हमेशा रहेगा। जब तक भारत में हिंदू जो है बहुसंख्यक है, लोकतंत्र है। मगर क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन आपके मजहब की ज्यादा होती है तो लोकतंत्र रहेगा, ये संविधान रहेगा? अभी कई ऐसे एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, साउथ में, कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, शुक्रवार को छुट्टी दी जाए, अजान चले तो मंदिर की कोई अलाउड नहीं है, वहां प्रेयर नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसे जो पुरानी मतलब ऐतिहासिक एक परंपरा चलती है दीप जलाने की, उसको रोक लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी वहां संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है तुष्टीकरण में करने में लगी है। और फिर आप बातें करेंगे बड़ी बड़ी, फिर आप बातें करेंगे इनकलाब की, सब याद रखा जाएगा। सब याद अब हिंदू ने रखा है, सब याद, एक एक चीज। जब उसको उनको पर्दा लगाकर आप कर रहे थे ना, एक कलावा बांधने में आदमी, जब मुल्क का एक धर्म का आदमी, उसको शर्म महसूस करवाई जाती थी, उसको सेकंड क्लास सिटीजन मतलब बताया जाता था, उसको जताया जाता था। आज वो सब कुछ याद रखा है, आज शायद उसी का एक्शन का रिएक्शन से आप घबरा गए हैं। एक मत, चाहे जेनजी हो, चाहे मिलेनियंस हो, चाहे जो अभी अल्फा आ रही है, इसके बाद बीटा आएगी, जनरेशन कोई भी हो, जनरेशन चाहे जेनजी क्यों ना हो, है तो हमारे परिवार की है ना। आप उनको थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हैं, आप उनको अपने नैरेटिव में लगा सकते हैं, मगर इतिहास आपका बहुत काला है। जिसने भी वो इतिहास पढ़ा है या वो जानेगा, अभी ये इनको पता ही नहीं है। जो 2000 में पैदा हुए हैं, उनको पीछे 2010 तक क्या हुआ, तब तक तो उनको समझ ही नहीं थी कि देश किन हाथों में था, उस वक्त देश की हालात कैसे थे और देश को चलाने वाले लोग कैसे थे।
आज मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये जेनजी भी कंपैरिजन करेगा, ये जेनजी भी सवाल पूछेगा कि अगर ये जो 2014 से लेकर 2026 तक अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना परसेंट बढ़कर डेवलप हुआ तो जो पिछली सरकारें थी वो क्या कर रही थी, वो क्या झक मार रही थी, कैसे अफजल गुरु, याकूब मेमन जैसे लोग हमारी संसद के अंदर जो है हमला तक करवा देते थे। पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, कश्मीर के ऊपर डिस्कशन होती थी जो हमारा कश्मीर है। आज सिर्फ और सिर्फ कितने 12 सालों में पूरी बाजी पलट कर आज बात होती है पीओजेके की। आज पीओजेके में आंदोलन हो रहे हैं। पीओजेके में जो चीज कश्मीर में हुआ करती थी हमारे कश्मीर में आज पीओजेके में हो रही है और ये अचीवमेंट आपको पच नहीं रही। इसी वजह से मोदी जी जो हैं बुरे हैं। मोदी जी ने 7 एम्स, उसमें मेरे ख्याल से भाजपा ने ही वो सैंक्शन किए थे, 7 एम्स थे 2014 तक, आज 25 एम्स जो है वो खड़े हैं। आईआईटी, आईआईएम, रोड 65 सालों में जितना इन्होंने बनाया उससे दुगना, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया कितने 12 सालों में। और फिर कहते हैं कोई अचीवमेंट नहीं है। ओलंपिक्स में मेडल के लिए तरसते थे हम। वो शूटिंग में याद होगा एक यूपीए काल में आया था, मुझे नाम उनका भूल रहा है, तरसा था पूरा हिंदुस्तान ने जश्न मनाया था। ऐसा क्या था कि अब गोल्ड भी आ रहा है, कॉमनवेल्थ में भी हम सबसे चौथे नंबर पर हैं आज के टाइम पर। ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि घर में घुसकर मार रहे हैं, दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं विदेशियों की धरती के ऊपर। क्या था पता, क्या कमी थी? कमी थी तो मजबूत नेतृत्व की, कमी थी एक राष्ट्रवादी नेतृत्व की। आज वही राष्ट्रवादी नेतृत्व चुभ रहा है। आपको एक्स्ट्रा खिलाने वाला तुष्टीकरण जो करते थे ना, जो कहते थे पहला संसाधनों पे जो अधिकार है तो आपका है जी, मुसलमानों का है जी, है। इस तरह से आपको जो पुचकारते थे बंद हो गया तो मोदी दुश्मन है। मगर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास उसकी नीति अपनाई। अगर घर राम को मिल रहा है ना तो घर अब्दुल को भी मिल रहा है, अब घर जोसेफ को भी मिल रहा है और घर बाकियों को भी मिल रहा है, गुरमीत को भी मिल रहा है। इसमें खुदाई नहीं मरती। मगर आपका चश्मा कौन सा, मजहबी, आपको स्क्रिप्ट कौन सी दी जाती है, ये आपको दिखाना है भारत तो इंटॉलरेंस हो गया है, इंटॉलरेंट, ओ वाओ कैसे लड़ेंगे आप, ओ वाओ। आपके घर के नीचे मुंबई जैसी सिटी में पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते थे, हजारों लोगों को घायल कर कर मार कर चले जाते थे और आप से आवाज नहीं निकलती थी। क्यों नहीं निकलती थी? क्यों? सेना में कमी थी, आर्मी हमारी कमजोर थी, पुलिस में कोई कमी थी, वही एजेंसीज, वही पुलिस, वही आर्मी, वही बीएसएफ, सब कुछ। आज कैसे हथियारों का हम बायर हुआ करते थे, हथियार बाय करता है इंडिया, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। 38,000 करोड़ का सिर्फ हथियारों का बिजनेस शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, मेक इन इंडिया जब यहां पे आ रहा है वो भी नहीं दिखेगा। फिर हम कहते हैं पढ़े लिखे और प्रधानमंत्री को जाहिल की उपाधि दे रहे हैं। जाहिल कौन हुआ, प्रधानमंत्री या आप मुंबई के उन सड़कों पर चलते हैं, उन एक्सप्रेस हाईवेज को यूज करते हैं, उन हॉस्पिटल्स को यूज करते हैं जिसको सरकार ने बनाया, वहां पे उन एयरपोर्ट्स का यूज करते हैं। ऐसे राज्यों में एयरपोर्ट्स हैं आज के टाइम पर जहां पहले आपको सड़कों से यात्रा करनी पड़ती थी, रेलवे से यात्रा। रेलवे के सुधार देखा आपने? हम देख रहे हैं मगर आपको तो चश्मा लगा है ना, नसीरुद्दीन साहब, चश्मा हटाओ जरा। डायलॉग बोलकर, एक्सप्रेशन देकर सबको आता है, हमें भी आता है, मगर हमारी लाइन नहीं है वो। हमारे सामने जो प्रत्यक्ष चीजें दिख रही हैं ना, हम उसको उसके ऊपर एक्ट करते हैं। सरकार की गलती होगी, सरकार से सवाल पूछते हैं, मगर अगर सरकार की अच्छाई है उसको भी बताते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब, नीट की इतना परवाह थी आपको, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज का आपको इतना गम था, तो मुझे ये बताइए कि 2014 तक एमबीबीएस की सीटें कितनी थी और आज कितनी है? फोन तो आप ही यूज करते हैं, एआई का जमाना भी है, गूगल भी है, जरा सर्च करिए और फिर बताइए, वीडियो के माध्यम से ही बताइए कि कुछ अचीवमेंट है मोदी जी की, यहाँ ये चश्मा लगा रहेगा। और वो जो तख्ती गैंग है ना, वो जो नोट फेंको और तमाशा करने के लिए रेडी रहते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा सुधर जाओ,
सब कुछ याद रखा जा रहा है, सब कुछ। ये मत समझो कि हम समझते नहीं हैं, आपके एजेंडे को नहीं समझते, आपके पीछे कौन है, कौन पैसे देकर स्क्रिप्ट देकर आपसे पढ़ाते हैं, सब कुछ है। यही है कि मौका है आपके पास, जनता भी आपको मौका दे रही है। बहुत से ऐसे जो ईगो से भरे हुए, एटीट्यूड से भरे हुए जो एक्टर है ना, जो ललकारते थे मत जाओ देखने, जनता ने रुक गए, नहीं जा रहे देखने। हालत देखो उनकी कहाँ है आज। बड़े बड़े घरानों से थे, फिल्मी घरानों से थे, सिनेमा यहाँ से शुरू हुआ है उन घरानों से थे, मगर आज कहाँ हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जनता बनाना जानती है, जनता ख़त्म करना भी जानती है। सिनेमा ने जितना नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया है, अगर उसका विश्लेषण करने में आऊं तो पूरी रात बीत जाएगी। तो आप सिर्फ सिनेमा हैं, एक एक्टर हैं, इसके यहाँ आपका इन्फ्लुएंस है बहुत। अगर ये सोचकर अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपना नैरेटिव कामयाब कर लेंगे, नहीं होगा। आप एक्सपोज हो चुके हैं और मैं दोबारा कहूँगा, सब याद रखा जा रहा है, सब याद रखा जा रहा है। अब वो भूलने वाला टाइम है नहीं। अब एक्शन का रिएक्शन सडन है, आपको इमीडिएटली, आपको इंतज़ार नहीं करना। समझ आई बात। और नसीरुद्दीन शाह साहब, एक पुराना डायलॉग है, अगर फिल्मी भाषा में सुनना है तो, जिनके घर खुद शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो मेरी बात ये याद रखिए। और अगर आप में ईमान शब्द है, ईमान, अगर इतना सा भी ईमान रखते हो ना, तो डालो वीडियो झारखंड के छात्रों के लिए, डालो वीडियो पंजाब के छात्रों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके ऊपर लठ बरसाए गए थे। मांगो इस्तीफा उनसे, मांगो वो केरला के स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनके ऊपर वाटर कैनन चल रही थी। है हिम्मत? आपकी फिल्मी भाषा में एक डायलॉग है 3 इडियट का, है हिम्मत, है हिम्मत। वो भी सुमन वांचू का वो स्क्रिप्टेड वीडियो पढ़ रहा था, इमोशनल जोड़ने के लिए। लोग भावनाओं से जुड़कर, इमोशनल ब्लैकमेल होकर जो है, और उत्तेजित होकर जो है, ऐसा स्टेप उठाएं कि बच्चे वहाँ मरें, एक पूरे देश को चलाने का उनको मौका मिले। ये प्रयास वही था। बड़े बड़े एनालिस्ट जो बैठे हैं ना, डिफेंस एनालिस्ट, उनका मानना है मोदी जी ने बचा लिया, नहीं तो प्लानिंग बहुत बड़ी थी। और ये अगर मैं छोटा सा एक अदना सा आदमी अगर समझ रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है इंटेलेक्चुअल माइंड बैठे हैं, वो आपको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, मोदी जी को भी सुन रहे हैं, सरकार क्या कर रही है वो भी देख रहे हैं। और जो आपके प्यादे बैठे थे ना स्टूडेंट्स यार्ड में, वो भी बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं। कौन पीछे था, कैसे था। ये हिंदुस्तान नेपाल नहीं है, हिंदुस्तान बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान श्रीलंका नहीं है। यहाँ कोई भी आकर प्लान बनाएगा और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदुस्तान के असल हिंदू हैं, कोई कन्वर्टी नहीं है। समझ आई। अरब की नाजायज़ औलादें यहाँ बैठ सकती हैं मगर अपना चला नहीं सकती। तो ध्यान रखें, सब याद रखा जा रहा है। जय श्री राम।